नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के घुट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो न्यू कमर सनराइज ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया है। और जो टॉपिक दिया है दोस्तों, व्हाई आई केम टू ए एंड व्हाई आई स्टेड, मैं ए में क्यों आया और क्यों रुका रहा, इस पर जो भी मेरे अनुभव है वो आज मैं आपके सामने में शेयर करूंगा दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है कि व्हाई आई केम टू ए, तो दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अपनी जान बचाने के लिए आया था। क्योंकि एक इस तरीके का शराबीपन मेरा हो चुका था कि अंतिम दिनों में मेरी बस मैं रोज मरना और रोज जीना, इसी अवस्था में मैं जी रहा था। कांस्टेंट फियर ऑफ डेथ। ऐसा लगता था कि अब जान गई तब जान गई। पूरी तरीके से एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक जिसको कहते हैं, वो रॉक बॉटम अल्कोहलिक की जिंदगी में जी रहा था दोस्तों। चौबीसों घंटे का शराबीपन। शराब से एक पल भी मैं अपने आप को दूर नहीं रख सकता था दोस्तों। वो दिन आज भी जब याद आते हैं तो आज भी रूह सिहर उठती है। वो क्रेविंग शराब के मामले में, वो हाथ पांव कांपना, दिल धड़कना, घबराना, और ऐसा लगता था कि जान निकल गई। सुबह उठते बराबर दोस्तों मुझे शराब लगती थी, और ऐसा कोई समय नहीं बचा था, और ऐसा कोई परिस्थितियां नहीं बची थी कि जब मैं शराब से दूर रहा हो। हर परिस्थिति में, हर समय मुझे शराब की आवश्यकता महसूस होती थी। एक तरफ तो तबैया थी, शराबीपन की वजह से दोस्तों मेरी जिंदगी का एक भी फ्रंट ऐसा नहीं था कि जिसको मैं बोल सकता हूँ कि वो ठीक था। लगभग हर फ्रंट पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया था दोस्तों। चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, हर फ्रंट पे अनमेनेजेबिलिटी थी। अच्छी खासी उम्र हो रही थी, शादी नहीं हुई थी, शरीर मेरा 35-40 किलो का रह चुका था, रिश्ते खराब हो चुके थे, घर का वातावरण खराब था, काम धंधे पूरी तरीके से खराब हो चुके थे, कर्जे में था, और आखिरी दिनों में दोस्तों एक सोशल बॉयकॉट की अवस्था थी। बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार। जो भी मुझे चाहने वाले मेरे करीबी थे, मेरे दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, काम धंधे पर के लोग, आखिरकार वो सब निराश हो गए थे दोस्तों, सब नाराज हो गए थे। और कुछ लोग तो मेरे से नफरत करने लग गए थे। उसके पीछे का एक कारण भी था कि पहले तो उन लोगों ने मुझे काफी समझाया। काफी मुझे चाहने वाले लोग थे, मेरी केयर करने वाले लोग थे। मेरा शराबीपन देखकर वो चिंतित रहते थे और मुझे समझाते थे कि यार, तूने शराब नहीं पीना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं अब किसी की सुनने की स्थिति के ही बाहर चले गया था। और ऐसे में ही 2003 में मैं इसी चौबीसों घंटे के शराबीपन की वजह से बीमार गिर गया। डॉक्टरों ने बताया कि टीबी हो गई, और बड़ी ही खराब हालत थी उस वक्त। बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। उस वक्त देखने वाले लोग बोलते थे कि वो परिस्थितियां ऐसी थी कि लोगों को लगता था कि मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। मगर दोस्तों, भगवान को वो मंजूर नहीं था, और उसने मुझे उस वक्त बचा लिया। लगभग 3-4 महीने पूरी तरीके से मैं बेड रिडन रहा।
मैं बिस्तर से उठ ही नहीं सकता था। जैसे तैसे मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से धीरे धीरे मैंने बिस्तर से उठना चलना फिरना सीखा, मुझे बैसाखियां तक लग गई। और 11 महीने के बाद में मैं पूरी तरीके से रिकवर हुआ, अपने काम धंधे पे लौटा। और दोस्तों 11 महीने के बाद में फिर शराब सामने में आई। और फिर ना ना कहते कहते मैंने वो 11 महीने के बाद में फिर शराब का प्याला उठाया कि पहले जैसी नहीं पीऊंगा, लिमिट में पीऊंगा, ब्रांड बदल दूंगा, जगह बदल दूंगा। मगर मुझे नहीं मालूम था दोस्तों उस वक्त कि मैं एक अल्कोहलिक बन चुका हूँ। अल्कोहलिज्म नाम की कोई बीमारी होती है, उस बीमारी में मैं आ चुका हूँ। मैं कभी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। ये चीजें दोस्तों उस वक्त मुझे नहीं मालूम थी। और फिर 11 महीने के बाद में मेरी जिंदगी में शराब का प्याला आया, और कुछ ही दिन में वापस मेरे हाल फिर जैसे के वैसे हो गए। और ये जो घटना थी, उसके बाद में दोस्तों लोग मुझसे बिल्कुल चिढ़ने लग गए, मुझसे नफरत करने लग गए। मैंने लोगों की नजरों में अपने लिए नफरत देखी, क्योंकि उनको लगता था कि ये आदमी अभी मरते मरते बचा है, और उसके बावजूद ये फिर दोबारा शराब की तरफ चले गए। मेरी घर की परिस्थितियां भी लोगों को मालूम थी, मेरे पिताजी भी शराबी रहे थे, और उनके शराबीपन की वजह से भी घर के हालात पहले से ही बराबर नहीं थे। मगर ये सब कुछ होने के बाद भी मैं शराब से दूरी नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आखिरकार यही चीजें थी दोस्तों कि लोगों ने मेरा एक प्रकार से बॉयकॉट कर दिए थे। और फिर उसके बाद का जो अकेलापन था, उस अकेलेपन ने मेरी जिंदगी में और शराब, वो फ्रस्ट्रेशन, वो निराशाएं, दिन रात मैं अपने आप को शराब में ही डुबा कर रखना चाहता था। तो ये वो परिस्थितियां थी कि अत्यधिक शराब की वजह से फिर मुझे जो रम फिट्स कहते हैं, मैंने ये कोरोना लॉकडाउन में ही शेयरिंग में किसी ओल्ड टाइमर से ये शब्द सुना था, रम फिट। अचानक चक्कर आकर गिरना, एक प्रकार का ये मानसिक रोग ही होता है दोस्तों, कि जिसमें बिल्कुल मिर्गी के पेशेंट के जैसे हमारे हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, हम अचानक गिर जाते हैं। तो अल्कोहलिज्म में 5-6 बार मेरे साथ में भी ये घटनाएं हुई। और उसके बाद में दोस्तों मैं बिल्कुल कांस्टेंट फियर से भर गया था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ही शराब के विड्रॉल्स बढ़े, हाथ पांव कांपने शुरू हो गए, तो अब मैं चक्कर आके गिर जाऊंगा, मेरी जान तो नहीं निकल जाएगी। और जो कोरोना लॉकडाउन में मैंने उस मुंबई के अनुभवी सदस्य से इस पर अनुभव सुने थे कि ये रम फिट्स होते हैं अत्यधिक अल्कोहल की वजह से, तो इतने खतरनाक होते हैं कि आप पैरालाइज हो सकते हो, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। तो ये सारी चीजें मैं उस वक्त भुगत रहा था, और पल भर भी मैं शराब से दूर नहीं रह सकता था। आखिरकार यही शायद मेरा बॉटम हिट करना हो गया। एक तरफ तो सब तरफ से बॉयकॉट, दूसरी तरफ फिर और एक बार मैं अपनी मौत अपनी आंखों से देख रहा हूँ। यही चीजें थी दोस्तों कि मैं अब हर हाल में शराब से दूर रहना चाहता था, और उसकी कोशिशें भी मैंने की। मैंने कई बार अपना विल पावर लगाया। कुछ दिन मैं शराब से दूर रहता था, 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन। और एक लंबा समय रहा तो 1 महीना। जब मैं 2003 में बीमार गिरा तब तो मैं बिल्कुल कंडीशनली सरेंडर था, क्योंकि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं सकता था। तो वो 11 महीने, मगर फिर दोबारा शराब आ जाती थी, किसी न किसी बहाने। पहले जैसी नहीं पिएंगे, कभी कभार पिएंगे। और फिर जैसे ही शराब शुरू हुई, वापस मेरा हाल जैसे का वैसा हो जाता था। आसपास के डॉक्टर्स हो गए, एक सरकारी हॉस्पिटल का साइकेट्रिक हो गया, मगर शराब बंद नहीं हुई। याद है कि एक बार तो एक व्यसन मुक्ति केंद्र में मैं खुद ही 2 दोस्तों के साथ में एडमिट होने के लिए चले गया। मगर वो तो प्रोफेशनल ठहरे, और मेरी हालत पूरी खराब थी। कोई न कोई बहाना बनाकर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। तो कोशिशें मैंने तो जरूर की दोस्तों, और मैं चाहता था कि मेरे
साथ के जो लोग थे, मेरे दोस्त जो सेटल हो चुके थे, उनकी शादियां हो चुकी थी, मेरा कोई ठिकाना नहीं था। तो मुझे भी लगता था कि यार मैं भी शराब से दूर हो जाऊं, मेरी भी जान बच जाए, मैं भी एक अच्छी जिंदगी जीऊं। तो बस यही सोच लेकर दोस्तों मैं कहीं तो भी शराब से दूर रहने की कोशिशें कर रहा था, रास्ते तलाश रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज देने की कोशिशें भी मुझे हुई। सबसे पहले तो एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त मुझे डायरेक्ट मीटिंग में ही लेकर चले गया था, और 10-15 मिनट उस मीटिंग में बैठने के बाद वो मेरा दोस्त मुझे उस मीटिंग हॉल के बाहर ले गया और बोले चलो, बोले। बोला क्या हो गया, बैठते हैं यहाँ। मैं तो पी के ही था। अरे नहीं नहीं, बोले तुम ये यहाँ टिकोगे नहीं, बोले यहाँ सब ये भगवान ईश्वर प्रभु गॉड चल रहा है, बोले। और मैं जानता हूँ, बोले, कि तुम पूरा नास्तिक हो चुके हो। और सही में दोस्तों, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे परिस्थितियां हो, चाहे और चीजें हो, कंप्लीट नास्तिक में हो चुका था। और इसलिए मेरा निर्णय जो है वो मेरे दोस्त ने ही ले लिया था, मैं उसको कभी दोषी नहीं देता। क्योंकि जैसी मेरी परिस्थितियां थी, जैसी मेरी सोच थी, उसी के हिसाब से उसने निर्णय लिया था। लेकिन उसके बाद में जब 2007 में मैं लगभग रॉक बॉटम हिट कर चुका था, और मुझे भी लगता था कि नहीं, अब बस हो गया। मैं भी शराब से दूरी के रास्ते तलाश रहा था। तो ऐसे में एक मेरे अल्कोहलिक दोस्त थे जो हम साथ में ही पिया करते थे। वो 2 महीने से दिखे नहीं थे, और जब 2 महीने के बाद में दिखे तो थोड़ी बहुत उनकी हालत अच्छी थी। और उन्होंने बताया कि मैं अब शराब से दूर हूँ, किसी मीटिंग में जाता हूँ। तो जहाँ हम रहते हैं वहीं पे एक बैठक थी हमारी, तो वहाँ हमारी बातचीत होती थी। और उन्होंने एक ही मीटिंग के बारे में बताया, मगर बहुत दिन टाला दोस्तों मैंने उनको। एक तो भरोसा ही नहीं था कि यार ऐसे किसी मीटिंग से शराब दूर होती है क्या। मगर मेरा दोस्त मेरे सामने में साक्षात उदाहरण था कि अगर ये शराब से दूर रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ। और फिर ना ना करते करते एक दिन दोस्तों मैंने निर्णय लिया कि चलो जाकर देखते हैं। और बस दोस्तों, वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। मैं ऐसे ही जानने के लिए एक ही मीटिंग में आया। मेरा दोस्त तो एक आशा की किरण थी ही कि ये आदमी दारू से दूर रह सकता है, तो जरूर मैं भी रह सकता हूँ। लेकिन जब मैं इस एक ही मीटिंग में पहली बार आया दोस्तों, 2007 अगस्त में, और भी 15-20 लोगों को मैंने उस मीटिंग हॉल में देखा। और पहले ही दिन ये मीटिंग इतनी पसंद आई दोस्तों मुझे, जो मुझे ट्रीटमेंट मिला, उसके बाद में मुझे फिर पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। देखते देखते अभी अगस्त में मुझे 18 साल पूरे हुए। पहले ही दिन मीटिंग में ना तो मेरा कोई बायोडाटा लिया गया, ना मुझे कोई फीस ड्यूस की बात की गई कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा या उतना पैसा देना पड़ेगा। कोई अपना सरनेम नहीं ले रहा था, सिर्फ फर्स्ट नेम ले रहे थे। और मीटिंग के बाद में असली ट्रीटमेंट जो था, जिसने मुझे यहाँ रोक दिया, चाय पीने जब हम गए फिजिकल मीटिंग के बाद, तो चाय के अड्डे पे सबने मुझे गले लगाया, मेरी पीठ पे हाथ फेरा, और बोले यार आते रहो, हमारा अच्छा हुआ है, आपका भी अच्छा होगा। तो ये जो चीजें थी दोस्तों, ये इसका मैं भूखा था। और बाहर की दुनिया में तो कुछ बचा ही नहीं था। दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार काम धंधे पर के लोग सबने बॉयकॉट करके रख दिए थे। एक यूजलेस लोगों की नजरों में हो गया था। एक अकेलापन जिंदगी में था। लेकिन जो प्रेम और सहानुभूति एक शराबी को जिसकी आवश्यकता होती है, वो प्रेम और सहानुभूति दोस्तों इस मीटिंग में मिली। यहाँ के सदस्यों ने जो मुझे प्रेम और सहानुभूति पहले ही दिन दी, और बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, बगैर किसी अपेक्षा के। यही वो चीज है दोस्तों जो ए में हमको रोक देती है। हम आते हैं सिर्फ यहाँ शराब बंद करने के लिए, लेकिन जो प्रेम और अपनापन यहाँ मिलता है, वो भी बगैर किसी स्वार्थ के, वो चीजें ही दोस्तों हमको यहाँ रोक देती है। आज मेरी कोशिश यही होती है। मैं जब से ए में आया हूँ तब से निरंतर ए में जुड़ा हूँ। शायद इसीलिए सोबर भी हूँ, शायद इसीलिए एक अच्छी जिंदगी भी जी पा रहा हूँ, कि इसी मीटिंग ने सिखाया कि अब जो मिला है वो बांटो, उसमें भी तुमको आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, जो आदमी अपनी जान बचाने के लिए आया था कि जैसे तैसे मेरी शराब बंद हो जाए,
मगर यहाँ आने के बाद में शराब तो बंद हो गई, मगर जीवन जीने की ऐसी कला, जीवन जीने का ऐसा मार्ग यहाँ मुझे मिल गया कि कैसे जीवन जीने का आनंद, जो जीने का आनंद मैं शराब में ढूंढता था, अल्कोहल में ढूंढता था, वही जीने का आनंद दोस्तों मुझे यहाँ पे मुफ्त में मिलने लगा। वो कैसे पाना, ये मुझे रोज के एक दिन के आधार पे सीखने को मिलने लगा। और बस दोस्तों यही वो चीजें हैं कि मैं यहाँ रुक गया। वाई आई एम स्टेइंग। तो आदमी शराब से दूर रहना क्यों चाहता है दोस्तों? सबसे पहले तो मेरे जैसा शराबी अपनी जान बचाने के लिए शराब से दूर रहना चाहता है, और जान बच जाती है दोस्तों ये में आने के बाद में। मगर उसके बाद में असली सफर शुरू होता है कि अब ये जान जो बची है, इस जिंदगी को हसीन कैसे किया जाए, कैसे खुशनुमा किया जाए। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, जिन्होंने हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू का इलाज किया था, पहली बार उन्होंने ही हमको बताया कि मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है, वो रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट होता है, अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश। और अपनी इसी फीलिंग को दूर करने के लिए वो शराब की तरफ जाता है बार बार। जब शराब पी लेता है तो उसको अच्छा लगता है, सारी चिंताएं मिट जाती है, सारा तनाव हट जाता है। मगर ये सारी चीजें टेम्पोररी रहती है दोस्तों। जब तक नशा रहता है तब तक ठीक होता है, लेकिन जैसे ही नशा उतरता है, अल्कोहलिक फिर से रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट हो जाता है, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम ने दोस्तों, इस मीटिंग ने, बगैर शराब के कैसे मैं हैप्पी जॉयस फ्री रह सकता हूँ, कैसे मैं खुश, आनंदित और मुक्त रह सकता हूँ, ये चीज दोस्तों सीखने को यहाँ मिली। बगैर शराब के मैं अपनी जिंदगी की समस्याओं को कहीं तो भी फेस कर सकता हूँ, बगैर शराब के मैं आनंदित रह सकता हूँ। ये चीजें दोस्तों बाहर की दुनिया में नहीं मिलती थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सोब्राइटी की राह पे बढ़ते गया, एक ही सर्विस में भगवान की कृपा से मैं जल्दी आ गया, और उसके फ्रूट्स भी मुझे मिलने लगे। बिल्कुल 6 महीने हो गए थे तो मैंने एक होम ग्रुप ज्वाइन किया। वहाँ लोग कम थे, तो 6 महीने में ही मुझे उस ग्रुप की चेयरमैनशिप मिल गई। फिजिकल मीटिंग्स थी 2 दिन, और हफ्ते में वो 2 ही दिन मीटिंग मैं चेयर करता था। ना मोबाइल थे उस वक्त, ना कोई व्हीकल था मेरे पास। मेरे घर से उस जगह जाने के लिए मुझे 2 बार कहीं तो भी ट्रांसपोर्ट बदलने पड़ते थे। कभी पैदल चलना पड़ता था, कभी ऑटो करके जाना पड़ता था। 1 घंटा मुझे अपने घर से निकलना पड़ता था, क्योंकि 4 किलोमीटर दूर वो ग्रुप था। लेकिन ये सब करते करते ही दोस्तों कैसे 1 साल बीत गया एक ही सेवा में। सर्विस कीप मी सोबर जिसे कहते हैं। तो मुझे पता ही नहीं चला, परिस्थितियां वैसी की वैसी ही थी। आर्थिक स्थिति खराब थी, काम धंधा खराब था, लोगों का बॉयकॉट झेल रहा था, भरोसा नहीं था लोगों को, शादी नहीं हुई थी, सब कुछ वैसे का वैसा ही था। मगर एक जो चीज थी, ये प्रोग्राम, एक ही सेवा, ये कहीं तो भी मुझे सोबर रख रही थी। मैं अपने सारे गम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सेवा में, जो पीड़ित शराबी है, सफरिंग अल्कोहलिक है, उसके साथ काम करते करते मैं भूल रहा था। और वो जीने का आनंद क्या होता है, वो दोस्तों मुझे वो कहीं तो भी अनुभव हो रहे थे कि मेरी जेब में अगर 1 रुपया भी नहीं है तो भी मैं हंस सकता हूँ। मेरी जेब में अगर 1 रुपया भी नहीं है तो भी मेरे चेहरे पे समाधान आ सकता है, मैं अंदर से मजबूत रह सकता हूँ। ये एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस इस मीटिंग ने ही दिया दोस्तों। सही मायने में जीवन क्या होता है, जिंदगी क्या होती है। मुझे लगता था कि दारू पीने में मजा है, दारू पीने में एंजॉय है, और मैं दारू एंजॉय के लिए ही पीता था। लेकिन बाद में दारू में कोई एंजॉय नहीं रहा। कितनी भी शराब पी ली, कैसी भी शराब पी ली, उसके बावजूद भी मजा ही नहीं आ रहा था। मगर अब ये ने सिखाया दोस्तों कि बगैर शराब पिए, बगैर नशे के जिंदगी में एंजॉय कैसे किया जा सकता है, कैसे खुशनुमा जिंदगी बनाई जा सकती है। बस यही चीजें सीखने के लिए दोस्तों आखिरकार मुझे यहाँ रुकना पड़ा। और ये जो चीजें हासिल होती है दोस्तों, ये सिर्फ मीटिंग करने से नहीं होती कि मैं रोज मीटिंग कर रहा हूँ, सुबह शाम दोपहर। अब तो ऑनलाइन मीटिंग आ चुकी है कोरोना से, तो घर बैठे बैठे ही मीटिंग हो जाती है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उस समय तो जब ये चीजें नहीं थी,
ना कोई व्हीकल था, ना मोबाइल थे, ना घर में आकर कोई लेकर जाने वाला था, ना फोन करके 10 बार पूछने वाला था। तो अपनी सोबराइटी के लिए खुद ही मीटिंग में जाना पड़ता था। पैदल मीटिंगें करनी पड़ती थी। मेरा दोस्त और मैं 15-20 मिनट के अंतर पे मीटिंगें थी तो हम पैदल पैदल ही मीटिंग किया करते थे। और फिर साथ में जो कोई जुड़ता था तो उनको भी पैदल ही लेकर मीटिंग में जाते थे। आज तो बहुत कुछ बदल गया है। आज 10 बार लोग फोन करते हैं, कई लोग गाड़ी लेकर घर में आ जाते हैं। मगर उसके बावजूद भी मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है डिनायल मोड पे रहता है। डिजीज ऑफ डिनायल। नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा नहीं है, नहीं नहीं मेरा वैसा नहीं है। हमारे पास 10 बहाने होते हैं। मगर दोस्तों, अगर मैं एक सही में एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता चाहता हूँ तो वो बगैर मेहनत के नहीं होने वाली, सिर्फ मीटिंग करके नहीं होने वाली। जब तक 12 कदमों का ये प्रोग्राम स्पॉन्सर की मदद से मैं लेता नहीं हूँ वन डे एट ए टाइम, मेरी जीवन जीने की परिस्थिति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आ सकता। ए में आने के बाद में भी हम रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट बने रह सकते हैं यदि हमने प्रोग्राम को प्रैक्टिस नहीं किया, यदि हमने अपने पुराने तौर तरीकों में, बर्ताव में अगर बदलाव नहीं लाया है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम एक प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनालिटी का प्रोग्राम है। हमारे समस्त पूरे व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र परिवर्तन लाने का। मेरी ओल्ड आइडियाज नहीं चलने वाली, उनको मुझे बदलना पड़ेगा। ए में सर्विस करते करते भी मैं कहीं तो भी रिकवरी पे फोकस नहीं कर पा रहा था शुरू में। और उसी के परिणाम दिख रहे थे कि मैं अच्छी सर्विस दे रहा हूँ, मैं सोबर हूँ। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, चौथा साल चल रहा है, मगर उसके बावजूद भी रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट हूँ। एक समाधान नहीं मिल रहा है मुझे। मेरे जो रिश्ते हैं वैसे ही खराब हो रहे हैं। अपने होम ग्रुप में मेरे होम ग्रुप के लोग परेशान हैं। फेलोशिप में लोग मुझसे परेशान हैं, मेरे डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की वजह से। काम धंधे पर के लोग परेशान हैं, घर के लोग परेशान हैं। भगवान की कृपा से 2 साल के बाद में शादी हुई तो पहले माँ बाप परेशान थे, अब बीवी परेशान है। तो ये सारी चीजें जो थी, ये कहीं तो भी मुझे इस प्रोग्राम पर लेकर आई। क्योंकि मैं ऐसे ओल्ड टाइमर देख रहा था कि कैसे वो हर हर सिचुएशन में उनके चेहरे पे बिल्कुल एक स्थिरता है, रिएक्शन में कहीं तो भी एक संतुलितता है। मगर मेरा वैसा नहीं था। तो ये सारी चीजें जो ओल्ड टाइमरों की जिंदगियों में मैं देख रहा था कि ये कैसे स्थिर रह सकते हैं। कई ओल्ड टाइमरों को मैंने परेशान किया, और बहुत ज्यादा परेशान किया। कई बार उनसे तू तू मैं हो जाती थी, अपमानित हो जाते थे। मगर उन्होंने बदला लेने की भावना मेरे से कभी नहीं रखी। तो मैं ये सीखना चाहता था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि बाहर की दुनिया में अगर हमने किसी को दुखाया और कुछ किया तो वो तो या तो घर से बाहर निकाल देगा, या सोसाइटी से बाहर निकाल देगा, या हमारा बॉयकॉट करेगा। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसा नहीं देखते। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ओल्ड टाइमर जिस तरीके से हमको सहन कर लेते हैं, तो ये बहुत सीखने लायक चीजें थी। तो मैं भी ये स्थिरता चाहता था, मैं भी ऐसी रिकवरी चाहता था। मगर उसका रास्ता एक ही था दोस्तों। वो था एक स्पॉन्सर चुनना, इन कदमों को समझने के लिए, और इन कदमों पे काम करना। अपनी जिंदगी को वैसे ही बनाना जैसा ओल्ड टाइमर जी रहे हैं। और मैं अगर वो सब करना चाहता हूँ तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी ऐसी एक स्थिर लाइफ जीना चाहता हूँ। इमोशनल सोबराइटी, बिल डब्ल्यू कहते हैं, नेक्स्ट फ्रंटियर, इमोशनल सोबराइटी। यानी अभी शराब के सामने में संयम मिल चुका है, मगर असली संयम है इमोशनल सोबराइटी, भावनात्मक भावनात्मक संयम। एक पड़ाव हमने पार किया है शराब के मामले में संयम का। बट नेक्स्ट फ्रंटियर, अगला पड़ाव, इमोशनल सोबराइटी, भावनात्मक स्थिरता, भावनात्मक संयम। और ये जब तक मेरे जैसे शराबी की जिंदगी में नहीं आती, वो कभी भी इस जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता। वो जिंदगी की समस्याओं को बराबर फेस नहीं कर सकता। हम इमोशनली सिक लोग हैं। ए में आने के बाद में ही समझ में आया कि प्रॉब्लम सिर्फ अल्कोहल नहीं है। बिग बुक चैप्टर 5 में साफ लिखा है कि शराब सिर्फ एक सिम्टम है हमारी बीमारी का, मगर असली जो जड़ है वो हमारी स्पिरिचुअल मेलेडी है, आध्यात्मिक बीमारी। हमारे व्यक्तिमत्व से जी जुड़ी हुई है, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई। और मैं एक इमोशनली सिक पर्सनैलिटी हूँ, भावनात्मक रूप से बीमार इंसान हूँ।
मैं सिर्फ कमजोरी नहीं हूँ भावनात्मक, मैं भावनात्मक कमजोरी के साथ साथ इमोशनली सिक हूँ, भावनात्मक रूप से बीमार हूँ। अपनी भावनाओं को संतुलित रखना नहीं आता मुझे, और ये चीजें मेरी सोबराइटी के लिए घातक है। हर बात को दारू से जोड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं दारू ही पी लूंगा। मैं दारू नहीं भी पीऊंगा, लेकिन अगर मैं भावनात्मक रूप से बीमार ही रहा, मेरी भावनाओं पे संतुलन रखना मुझे नहीं आया, तो कहीं तो भी मैं सोबराइटी का आनंद नहीं ले पाऊंगा। और डे टू डे लाइफ में हम यही फेस करते हैं दोस्तों। हम सोबर है, लेकिन अपनी भावनाओं पे संतुलन नहीं रखने की वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हम गुस्से खुन्नस का शिकार हो जाते हैं, हम डर में रहते हैं, हम चिड़चिड़े रहते हैं। ड्राई सोबर जो अवस्था कहते हैं ये में, तो यदि मैं इसमें परिवर्तन चाहता हूँ, तो मुझे ये में रुकना ही पड़ेगा। मैं जीने का आनंद चाहता हूँ। अब तो शराब नहीं है, अब तो जान भी बच गई, लेकिन अगर मैं कुछ बदला ही नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव ही नहीं आया है, तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। और ये बाहर की दुनिया में मैं नहीं कर सकता। मैं बाहर में किसी सत्संग में चला जाऊं, किसी धार्मिक आयोजन में भी चला जाऊं, तो वहां ना मुझे समझने वाले लोग मिलेंगे, ना मैं उनको समझ पाऊंगा। उनकी भाषा भी मुझे समझ में नहीं आएगी। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप एक ऐसी है जो अपने अनुभव से मुझे बता देती है कि मुझे करना क्या है। लोगों के अनुभव सुन सुन के सर्विस में भी दोस्तों, मेरी रिकवरी ने सर्विस करते करते भी दोस्तों मेरी रिकवरी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे चरित्र के दोस्त मेरी नजर के सामने में आए सेवा करते करते। कितना मैं अहंकारी हूँ, कितना मैं कहीं तो भी बदले की भावना रखने वाला इंसान हूँ, कितना मैं स्वार्थ से भरा हुआ हूँ। और ये सर्विस में रहते रहते सीखते सीखते मुझे मेरी जो कमजोरियां है वो भी समझ में आने लगी, और उस पर काम करना मैंने शुरू किया। स्पॉन्सर की मदद से मैंने चौथा कदम लिखा अपना। पांचवें कदम में सब कुछ उनके सामने में अपना कच्चा चिट्ठा रखा, और मुझे पता चल गया दोस्तों कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। और जब तक मैं उस पर काम नहीं करूंगा, मेरी व्यक्तिमत्व पे काम नहीं करूंगा, तो मैं कहीं तो भी जो मेरी जिंदगी में मैं चाहता हूँ रिकवरी में, जो इमोशनल सोबराइटी में चाहता हूँ, जो स्थिरता में चाहता हूँ, वो मुझे मिलने वाली नहीं है। और उसके लिए मुझे निरंतर ए में रहना पड़ता है। और दोस्तों, निरंतर ए में रहते रहते, इन कदमों पे काम करते करते, कहीं तो भी आज मैं महसूस करता हूँ कि मैं अपने आप को जानने लग गया हूँ। दूसरों के बारे में बात अलग है, लेकिन सबसे पहले ये अपने आप को जानने का प्रोग्राम है। बहुत सिंपल तरीके से एक ओल्ड टाइमर ने समझाया था। ए का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिकता का मतलब है अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपने आप के बारे जानना कि मैं क्या हूँ, मैं किस तरीके का व्यक्तिमत्व है मेरा, ताकि मैं उसको समझकर एक दिन के आधार पर काम कर सकूं। भगवान की कृपा से, स्पॉन्सर का धन्यवाद, उनकी मदद से आज मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपने आप को जानता हूँ। मेरे लूपहोल्स क्या है, कहाँ मुझे खतरा पैदा करने वाली चीजें कौन सी है मेरे स्वभाव की, आज मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और उसी पे एक दिन के आधार पे काम करते करते जब मैंने अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिशें की, तो आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि वही बीवी है। शुरू में उससे संबंध ठीक नहीं थे, मुझे डर लगता था कि भाई ये बहुत ज्यादा ख्वाहिशें वाली है, तो ये मेरा साथ नहीं निभा पाएंगी। शुरू में ही मैं उससे अलग होने की सोच रहा था। लेकिन आज वही बीवी है कि जो 16 साल से मेरे हर सुख दुख में साथ दे रही है। वही सब कुछ है, वही एक के मेंबर्स है, वही परिस्थितियां हैं। लेकिन जब मैंने अपने आप में बदलाव लाया, तो धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होने लग गई। तो आज ये बात मैं समझता हूँ कि मैं लोगों को बदल नहीं सकता। बेहतर तरीका है कि मैं अपने आप को बदलूं, और उसके लिए मुझे ए में रहना पड़ेगा। ए से दूर जाने का विचार तक मन में नहीं आता। शुरू शुरू में कुछ सालों की सोबराइटी के बाद में लगता था कि यार अभी मीटिंग थोड़ा कम कर देनी चाहिए, बहुत आर्थिक स्थिति खराब है अपनी, और पैसा कमाना चाहिए, पहले पहले भौतिक तरक्की करना चाहिए। लेकिन थैंक्स गॉड कि मैं ए से दूर नहीं जा सका, और वो जो विचार थे वो कट गए। मैं ए में निरंतर जुड़े रहा, और भगवान धीरे धीरे सब दे देता है। आज मैं मानता हूँ मेरे 18 साल की सोबराइटी के बाद कि वो ईश्वर ने अपने प्लान के तहत मुझे जब चाहिए तभी वो चीजें दी, धीरे धीरे दी। पहली लड़की 2 साल के बाद में हुई, और फिर उसके बाद में जब लड़की 7 साल की हुई, तब मुझे भगवान ने बेटा दे दिया।
और 17 साल की सोबरिटी के बाद में मेरा मकान बन पाया। 17 सालों में मैंने कई बार लोगों से ताने भी सुने कि इतने साल हो गए मकान तक नहीं बन पाया। लेकिन कोई बात नहीं, इस एक के प्रोग्राम की वजह से मैं वो उतना संयम अपने अंदर में ला पाया कि मैं कहीं भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। मैंने ईश्वर की इच्छा को समझ के जान के ही जीवन जीने की कोशिश की, समाधानी रहने की कोशिश की। और जैसी भी जिंदगी आज ईश्वर दे रहा है उसको जीने की आज मैं कोशिश करता हूँ। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये संयम, ये समाधान, यही प्रोग्राम की असली ताकत है, जो हमको कहीं भी नीचे गिरने नहीं देती, जो हमारी मानसिक शांति हमको बनाए रखने में मदद करती है। आज मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा अनुसार चलाने की बजाय अगर ईश्वर की इच्छा के मुताबिक मैं चलाता हूँ तो मुझे डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आज अपने ईश्वर पे, मेरी समझ की जो भी उच्च शक्ति है और ये ए का प्रोग्राम, उस पर पूरा भरोसा करता हूँ कि जो भी होने वाला है वो अच्छा ही होगा। 18 सालों में कई तकलीफें आई, लेकिन जैसी आई वैसी चली भी गई और हंसते हंसते गई। कोरोना, भगवान ने एक मौका ही दे दिया मुझे सेवा करने का। तो 2 साल की जो पूरी बेकारी थी, काम धंधे नहीं थे, घर में ही पड़े रहना होता था, लेकिन वही ईश्वर का प्लान था कि मुझे बिल्कुल ऑनलाइन मीटिंगों में स्पीकर मीटिंग्स करने का, सेवा का मौका दे दिया। और दिन रात, एक किसी किसी दिन तो चार चार बार स्पीकर मीटिंग्स हो रही है। ओल्ड टाइमर भी कुछ परेशान हो गए थे, मेरे स्पॉन्सर तक कंप्लेंट कर दिए थे कि अरे देखो कितनी शेयरिंग कर रहा है। तो मेरे स्पॉन्सर को मैंने बोल दिया था कि भाई मैं किसी को बोलने नहीं जाता, अगर मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है और मेरे पास में समय है तो मैं उसको ना नहीं बोलूंगा। और कहीं तो भी मेरे स्पॉन्सर ने भी इस बात को समझा कि ए के लिए मैं ना नहीं बोल सकता अगर मेरे पास में समय है तो। और ये चीजें करने से मुझे मिलता है आनंद। मैं यहाँ बने रहता हूँ, मैं ए से दूर नहीं जा पाता, क्योंकि मैं आज जानता हूँ कि जो मुझे मिला है वो मुझे बांटना पड़ेगा। और बांटने के बाद में जो आनंद मिलता है वो मैं पैसों से भी बाहर खरीद नहीं सकता। आज मैं देखता हूँ कि मेरा परिवार हैप्पी है क्योंकि मैं हैप्पी हूँ। मेरा चेहरा अगर उदास रहेगा, मेरा चेहरा अगर लटका रहेगा, तो मैं किसी को भी खुशी नहीं बांट सकता, किसी किसी को भी आशा नहीं बांट सकता। आज मुझे कहीं तो भी तकलीफें आती भी है तो मुझे भगवान और ये प्रोग्राम शक्ति देता है कि मैं चेहरे से विचलित न दिखूं। क्योंकि अगर मेरे चेहरे पे विचलितता आई तो मेरे घर के लोग विचलित हो जाएंगे। जो एक ही मेंबर मेरे पे नजरें टिकाए बैठे हैं, कहीं तो भी वो विचार करेंगे कि यार ये आदमी इतने साल से सोबर है, फिर भी रो रहा है, फिर भी चेहरा लटका हुआ है, इसके चेहरे के 12 बजे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आज मुझे विचार करना पड़ता है और उसके लिए मुझे अपने आप पे काम करते रहना पड़ता है। और ये सारी चीजें हासिल होती है दोस्तों, कहीं बाहर जाने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। जब मैं ए में बने रहता हूँ, 12 कदमों पे मैं काम करते रहता हूँ, तो धीरे धीरे ये सारा बदलाव, सारी चीजें मैं अपनी जिंदगी में अनुभव करता हूँ। सही में दोस्तों, मैं आज बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया जिंदगी, एक ही बहुत। धन्यवाद, थैंक यू।